चलो सब लोग आ गए। यस, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। ओके, वेरी गुड। सो अब आ जाओ आपकी एनसीईआरटी पे। कम ऑन टू योर एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर 5.2। एनसीईआरटी बुक खोलो, एग्जाम्पल 5.2 देखो। सी एग्जाम्पल नंबर 5.2। यस, सब लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे और एग्जाम्पल 5.2 देखेंगे। एग्जाम्पल 5.2। ठीक है, अब 5.2 एग्जाम्पल को देखो। A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? है ना? तो आपको फोर्स निकालना है। आपने किसी बुलेट को फायर किया और वो बुलेट इस वुडन के ब्लॉक से टकरा के कुछ टाइम बाद यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुलेट सपोज करो स्टॉप हो गई। यहाँ से जब आपकी बुलेट स्टार्ट हुई तो आपको फाइंड करना है ना? व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? सो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? एवरेज फोर्स निकालने के लिए आपको वापस न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आपको इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 90 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसकी? 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 60 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर का। यू कैन ऑल्सो राइट 0.6 मीटर। ठीक है, सो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन सारी है। इफ योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, you can apply your equations of motion, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square। आपके पास तीनों ऑप्शंस खुले। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। अब सिंपल सा इक्वेशन लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो इसके लिए सूटेबल है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस। यू कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। यू कैन अप्लाई दिस। एक्सेलरेशन आपको मिल गया तो आपको मास तो पता ही है बुलेट का, 0.04 kg। यू कैन इजीली फाइंड द एवरेज फोर्स। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह के एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखो, सी एग्जांपल नंबर 5.3। सी एग्जांपल नंबर 5.3। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय। सपोज करो आपको इक्वेशन दे दी है कि आपका पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, सो आपको बोला गया है कि कोई पार्टिकल है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है और ये पाथ की इक्वेशन आपको दे दी है। दिस इज y वर्सेस t कर्व। आपको बोला गया है कि आपका कोई पार्टिकल है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है और उसकी इक्वेशन आपको पता है।
और आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। ठीक है, इसका मास आपको गिवन है m। सो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dt। सो पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक्सेलरेशन निकालो। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, y की इक्वेशन आपको पता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, और फिर फोर्स निकालो। यस, सबने निकाल लिया, ऑल ऑफ यू हैव फाइंड। यस, सबने आंसर निकाल लिया। अरे हाँ या ना तो बोल दो। वेलोसिटी कितनी आएगी, u प्लस जी टी, दिस विल बी योर वेलोसिटी व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस। और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, g। ओहो, एक्सेलरेशन आपका g के बराबर आ गया, वो भी y डायरेक्शन में। याद करो, ऐसी इक्वेशन तो हमें प्रोजेक्टाइल में मिलती थी। जब आपका मोशन प्रोजेक्टाइल होता था तो आपका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता था, g। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g। देखो ये तो प्रोजेक्टाइल निकल गया, ठीक है। सो जब आपका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाए और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे, याद करो। यस, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नाउ सी एग्जांपल नंबर, नहीं अभी रुक जाओ, अब मैं आपको इंपल्स भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है ना। नाउ वी विल कम बैक टू आवर स्लाइड पार्ट। अब हम फिर से स्लाइड वाला पोर्शन देखेंगे, ठीक है। चलो नाउ कम बैक टू स्लाइड पोर्शन। जो हम डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ऑल ऑफ यू। चलो, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के, है ना। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। एंड मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो, momentum is the product of mass and velocity, as we all know. If two stones of same mass fall on a vehicle, ये भी हमने देख लिया, from different heights। अब इसने क्या किया, दोनों का मास सेम कर दिया लेकिन दोनों की हाइट चेंज कर दी। तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर दो स्टोन्स का मास सेम है और दोनों की हाइट अलग अलग है, तो जिसकी ज्यादा हाइट होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा।
है ना। जिसकी हाथ ज्यादा हाइट होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना। आपने देखा भी होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे आके गिरता है ना, जब भी ये सपोज करो आपकी अर्थ है और सपोज करो स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे आके गिर रहा है ना। स्पेस में से कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आके फॉल कर रहा है, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यहाँ पे होल कर देता है ना। आपने पढ़ा होगा इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। तो स्पेस से जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हेवनली बॉडी अर्थ की सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, तो जितना ज्यादा उसका मास होता है उतना ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो जाता है, या फिर जितनी ज्यादा हाइट से वो फॉल करता है उतना ज्यादा वो डैमेज कर देता है। तो वही चीज बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो मोमेंटम होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है, और जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी पता है v इज इक्वल टू √2gh। ये इक्वेशन हम देख चुके हैं ना। अभी हम ये अर्थ वाले पोर्शन को भूल जाओ, हम सिंपल पोर्शन की बात करते हैं। जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं किसी हाइट से, है ना, सपोज करो किसी हाइट से मैंने कोई स्टोन को ड्रॉप किया, किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती है, √2 टाइम्स gh। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप निकालते हो, तो यहां से देखो योर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, which means if you increase the height your velocity will increase. If velocity will increase then your momentum will also increase. ठीक है, so these all things are interconnected with each other. चलो, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आपका फिजिक्स डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है, और मेरा मानना है कि अगर आप इसी तरह से एफर्ट्स देते रहोगे तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो आज तो हमारा ये क्लास, हाँ अभी हमारे पास टाइम है ना, यस वी कैन डिस्कस फर्दर ऑल्सो। सो स्टोन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हमने डायमेंशन देखा कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, विच इज mlt-1, दैट ऑल्सो वी नो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। The second law of motion tells us that there is a net external force acting on a body. It relates to the net external force and the acceleration of the body. Second law of motion तभी आपका लगेगा जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपकी बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, तो उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी अभी हमने देखा इक्वेशन में। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। जब मोमेंटम में चेंज होगा तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। इट रिलेट्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे आप देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आ जाए। Acceleration is produced when a force acts on a mass. The greater the mass of an object, the greater the amount of force required to accelerate it. जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे एक बॉल पड़ी है और इस बॉल को अगर मुझे ऊपर उठाना है h हाइट तक, तो ये मैं हैमर से इसको स्ट्राइक करूंगा। जितनी जोर से मैं हैमर मारूंगा उतनी ज्यादा हाइट तक ये बॉल ऊपर जाएगी। ठीक है ना। ये बॉल को अगर h हाइट तक ले जाना है तो जितनी हाइट मुझे ऊपर ले जाना है उतनी ज्यादा फोर्स से मुझे इस हैमर को मारना पड़ेगा। आपने देखा होगा इस तरह की कई कई गेम्स भी आजकल खेलने को मिलती है। जब आप कभी शॉपिंग मॉल या फिर किसी कॉम्प्लेक्स में जाओ
तो उन्होंने इस तरह की गेम डिजाइन करी होती है, जितनी जोर से आप हैमर मारोगे उतने ज्यादा आपके पॉइंट्स आएंगे उधर, ठीक है। वो हाइट को पॉइंट से डिनोट करते हैं। इस तरह की गेम्स आपने अगर खेली होगी कभी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी बड़े से होटल में कहीं गए हो, तो वहां पे इस तरह की गेम्स होती है ना। तो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास, एंड द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा हमें फोर्स देना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ को हमने बहुत डिटेल में देख लिया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी हैव आल्सो सीन द यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसके अलावा इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं डाइन्स, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। ऐसा आप 9th क्लास में पढ़ते थे, आपको टीचर पढ़ाते थे तो बोलते थे बेटा ये याद रखना। अभी याद क्या रखना, ये तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। जब 9th क्लास में टीचर बताती थी तो बोलती थी बेटा इस फॉर्मूले को याद रख लेना, आपके बहुत काम आएगा। अब तो हमें सब पता चल ही गया। न्यूटन क्या होता है देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डाइन्स आपका सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो इसी को तो हम डाइन बोलते हैं, इस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? डाइन्स। सो यहाँ पे आप फैक्टर देख लो, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, यू विल गेट द सेम रिलेशन 10 की पावर 5 डाइन्स। अब तो हम इतने बड़े हो गए कि हम इस रिलेशन को खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, ये सब आप खुद ही डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, with the help of this unit, with the help of dimensions. You can also find the dimensional formula. So these all things are very simple things, but these are important also, है ना। These are very important from the exam point of view and from the numerical point of view. So you must know this. चलो अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप देख लो। एक रामू है, वो कार में जा रहा है, उस कार का वेट आपको दिया हुआ है 1000 kg। A car which weighs 1000 kg is out of gas. Ramu is trying to push. रामू उस गाड़ी को धक्का मार रहा है, but he makes the car to move with an acceleration of this. So रामू की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, उसने अपनी गाड़ी को धक्का मारना शुरू किया। 1000 किलो की गाड़ी है, अब वो कितना फोर्स लगाएगा देखो, 1000 इंटू 0.05। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन फोर्स उसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। रामू शामू वाले एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो, ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार तो हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? न्यूटन का सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ इज मोस्ट सिग्निफिकेंट अमॉन्ग द लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें आपको ये बात समझना है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, सबसे ज्यादा हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स हम फिजिक्स में सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो है आपके, आई कैन से दैट 80% प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड 20% आर प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। तो सेकेंड एंड थर्ड लॉ का हम यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ तो थ्योरेटिकल था, और सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ को हम सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड लॉ इज बेसिक, फर्स्ट लॉ इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। आई कैन से दैट फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। चलो अब ये न्यूटन और ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारी कंडीशंस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। डेरिवेशन भी हमने देख लिया, न्यूटन के सेकेंड लॉ को कैसे डिराइव करते हैं, है ना।
देख लो एक बार, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से हमने इक्वेशन निकाल दिया, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा हम CGS यूनिट भी देख चुके हैं और SI यूनिट भी देख चुके हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए अगेन यू विल यूज द सिंपल बेसिक कंसेप्ट। पहले आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का निकालना, उसका फॉर्मूला लिखो। अब डायमेंशन कैसे निकालोगे देखो, F इक्वल टू एम मैंने लिख दिया। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो m इंटू डिस्प्लेसमेंट को मान लो x, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। सो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ऐसा आपको साइड में लिख लेना है कॉपी में। जब भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आप साइड में एक रफ फॉर्मूला लिख लोगे। उसके बाद आप मास का डायमेंशन पुट करोगे कैपिटल M, डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल L, और टाइम नीचे है तो अपॉन में t स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप रफ में पहले एक फॉर्मूला लिखोगे, देन यू विल पुट दिस डायमेंशंस, and finally you will get the dimension formula of force, which is m into L into t minus 2. This is the dimension formula of your force. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, what is the dimension formula of force. अच्छा, डायमेंशन वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो हर चैप्टर के साथ कंबाइन होगा, है ना। डायमेंशन वाला जो चैप्टर है आपका, हर चैप्टर में उसका, हर चैप्टर में आप कुछ नई नई क्वांटिटीज पढ़ोगे, कुछ नए नए रिलेशंस पढ़ोगे, तो वो हर चैप्टर में आपको बोलेगा कि उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के बताओ। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका हर चैप्टर में यूज होगा। जैसे यहाँ पे फोर्स निकालने में यूज हो गया, फोर्स का डायमेंशन, मोमेंटम का डायमेंशन। इस तरह से जब हम आगे रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, तो वहां पे वर्क का डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा, एनर्जी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो आपका हर चैप्टर के साथ कंबाइन होता जाएगा, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलो आज का क्लास हम फिर यही एंड कर रहे हैं, टाइम आपका ऊपर हो गया है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप सो यू ऑल गॉट दिस। Yes, everyone got up to this. Very good. Okay, bye bye to all of you. अनुप्रसाद को समझ आया? अनुप्रसाद का फर्स्ट क्लास था आज, तो मुझे लग रहा था इसको समझ आएगा कि नहीं आएगा। चलो, खुशी सिंह, अनुप्रसाद के लिए पूरा रिवीजन करा दिया मैंने आज। अनुप्रसाद, आपके चक्कर में पूरी क्लास का रिवीजन हुआ है आज। चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम।